नमस्कार। इसी परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ईएसआई एक्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं ईएसआईसी रूल्स। ईएसआई रूल्स में चैप्टर 1 को भी कंप्लीट हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 रूल 2A से स्टार्ट होता है और रूल 14 पर जाकर खत्म होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 2 को रूल 2A से। देखते हैं पहला रूल 2A। आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आज हम कुछ रूल्स को हिंदी में भी आपके सामने लाने का कोशिश करेंगे। पहला नियम 2A क्या कहता है? निगम के लिए संसद सदस्यों का निर्वाचन। जैसा कि हमने ईएसआई एक्ट में देखा था, निगम के सदस्य के रूप में कुछ सदस्य संसद से होते हैं, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा से। यहाँ उसके निर्वाचन से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं, तो हम देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा अपने अपने सदस्यों का निर्वाचन करेंगे, यानी लोकसभा अपने सदस्य का एवं राज्यसभा अपने सदस्य का निर्वाचन करेंगे। जैसा कि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। जैसा अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाए लोकसभा में या फिर सभापति के द्वारा राज्यसभा में। अब देखते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ दिए गए हैं। लोकसभा से 2 सदस्य एवं राज्यसभा से 1 सदस्य। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉरपोरेशन में यानी निगम में जो सदस्य होते हैं उसमें लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 2 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से कितने? तो राज्यसभा से 1 सदस्य निगम के सदस्य होते हैं। ये था हमारा नियम 2A। नेक्स्ट देखते हैं नियम 3 रूल 3। यह अस्थाई समिति के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान करता है। इसके पॉइंट्स हैं। बैठक के अध्यक्ष योग्य सदस्यों के नाम प्रस्तावित करने के लिए आमंत्रित करेंगे। कौन? अध्यक्ष के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा कि योग्य सदस्यों के नाम प्रस्तावित किए जाएं तथा प्रत्येक प्रस्तावित नाम को किसी अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, यानी सदस्यों के नाम का प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। नेक्स्ट है, यदि प्रस्तावित उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों से अधिक नहीं है तो वे स्वतः निर्वाचित घोषित किए जाएंगे। यदि उम्मीदवार की संख्या अधिक हो जाती है सीटों से, तब क्या प्रावधान है? तब उसके लिए यदि उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों से अधिक है, इस केस में गुप्त मतदान यानी बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होगा। अब चुनाव के आगे क्या होगा? तो आगे जो अधिक वोट प्राप्त करेंगे वह निगम के सदस्य माने जाएंगे। यदि वोट की संख्या बराबर हो तो बराबर की स्थिति में अध्यक्ष जो होंगे वह उनके सामने मतपत्र निकालकर निर्णय किया जाएगा, यानी लॉटरी सिस्टम भी यहाँ काम करेगा। लॉटरी सिस्टम से लॉटरी जिसके पक्ष में होगा उसे सदस्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि चुनाव की वैधता पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, इस विवाद के कंडीशन में इसका निर्णय कौन करेगा? तो केंद्र सरकार इसका निर्णय करेगा और इसका निर्णय अंतिम होगा। नेक्स्ट है रूल 4। रूल 4 कहता है रेस्टोरेशन टू मेंबरशिप। रूल 4 का पहला पॉइंट है नोटिफिकेशन ऑफ सेसेशन, यानी अ मेंबर हु ceases to be part of the corporation standing committee or medical benefit council under section 12 shall be informed via registered post, यानी यदि किसी सदस्य की सदस्यता चली जाती है उसे जरूर ही सूचित करना होगा। नेक्स्ट कहता है द लेटर विल मेंशन दैट द मेंबर may apply for restoration within 30 days from the receipt, यानी उसके सदस्यता चली गई इस कंडीशन में उसे इन्फॉर्म करना होता है और उसके लेटर में यह मेंशन करना जरूरी होता है कि यदि उन्हें अपने मेंबरशिप रेस्टोरेशन करानी है तो विदिन 30 डेज इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। रूल 4 का पॉइंट नंबर 2 है एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन। अब वो एप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो इसका
प्रावधान कहता है द मेंबर must submit an application stating the reason for absence from 3 consecutive meetings. इस कंडीशन में उन्हें एक रीजनेबल कॉज बताने होंगे कि लास्ट 3 मीटिंग में उन्होंने एब्सेंस क्यों लिया था। इस कंडीशन में इस रीजन के साथ वो एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस्ड टू द कंसर्न चेयरमैन, यानी जिस कमिटी के मेंबर थे उसके चेयरमैन को एड्रेस करते हुए एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। ये था रूल 2 का पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कहता है कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड एट द नेक्स्ट मीटिंग। जब भी उसकी अगली मीटिंग होगी उस समय उनके एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा। इफ अ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फाइंड द रीजन वैलिड, यदि मेजोरिटी ऑफ मेंबर यह पाते हैं कि उनके रीजन वैलिड है, देन द मेंबर शैल बी रिस्टोर्ड आफ्टर पासिंग अ रिजोल्यूशन। एक रिजोल्यूशन के माध्यम से उन्हें उनकी सदस्यता बहाल की जा सकती है, यानी मेंबरशिप रिस्टोर्ड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4 वन टाइम बेनिफिट। वन टाइम बेनिफिट क्या कहता है अ मेंबर कैन ओनली बी रिस्टोर्ड वंस ड्यूरिंग अ सिंगल टर्म, यानी एक टर्म में उन्हें एक ही बार सदस्यता बहाली की मौका दिया जा सकता है। ये था हमारा रूल 4 रेस्टोरेशन टू मेंबरशिप। अब देखते हैं रूल 5। रूल 5 कहता है फीस एंड अलाउंसेस, यानी जो भी हमारे मेंबर्स होंगे, मेंबर्स मींस कॉरपोरेशन मेंबर, स्टैंडिंग कमिटी मेंबर या फिर एमबीसी यानी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का मेंबर, इन्हें इस मीटिंग के लिए टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए यानी डेली अलाउंस और नेक्स्ट जो एमपी होंगे उन्हें एज पर इंटाइटलमेंट उनके अलाउंस दिए जाएंगे। ये था रूल 5। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ यही आता है कि मेंबर्स के फीस एंड अलाउंस किस रूल में है, तो अंडर रूल 5 ऑफ ईएसआई। नेक्स्ट रूल 6। रूल 6 मिनिमम मीटिंग की बात करता है। किस कमिटी की मीटिंग कितनी बार होगी, कॉरपोरेशन और एमबीसी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, इस दोनों बॉडी की मीटिंग एटलीस्ट 2 टाइम्स पर ईयर, यानी वर्ष में मिनिमम 2 बार उसकी मीटिंग आयोजित किए जाने आवश्यक है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी एटलीस्ट 4 टाइम्स पर ईयर, यानी साल में 4 बार। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि मिनिमम मीटिंग कितने कराए जाने चाहिए, तो कॉरपोरेशन और एमबीसी के केस में 2 बार एक साल में और स्टैंडिंग कमिटी के लिए 4 बार। नेक्स्ट है कॉलिंग अ मीटिंग। अब मीटिंग कौन बुलाएगा, तो इसका प्रावधान है चेयरमैन मे कॉल अ मीटिंग एनी टाइम, यानी चेयरमैन कभी भी मीटिंग बुला सकते हैं। मस्ट कॉल अ मीटिंग विद इन 15 days इफ रिक्वेस्टेड इन राइटिंग बाय half the members. The requisition must state the purpose of meeting. यदि कोई मीटिंग अचानक बुलाई जाती है तो उसके पर्पस मेंशन होने आवश्यक है और रिटन कितने की सहमति होनी चाहिए, हाफ द मेंबर्स यानी आधे सदस्यों की सहमति आवश्यक है। ये था हमारा रूल 6। नेक्स्ट है रूल 7। रूल 7 कहता है रोल ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट है रूल 7 रोल ऑफ मेंबर्स। यह रिकॉर्ड मेंटेनेंस की बात करता है। द कॉरपोरेशन शैल कीप अ रोल ऑफ मेंबर्स फॉर, किसके लिए, कॉरपोरेशन, स्टैंडिंग कमिटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, इन सभी के मेंबर का हमें सूची रखना होता है, साथ में उनके नेम एंड एड्रेस। इट शैल इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच मेंबर। एड्रेस अपडेट, members must notify the corporation of any address change for record correction. यदि उनके एड्रेस में चेंज होता है तो उन्हें सूचित करना होता है। नेक्स्ट है रूल 8। रूल 8 है नोटिस ऑफ मीटिंग एंड लिस्ट ऑफ बिजनेस। मीटिंग नोटिस में क्या है, चेयरमैन डिसाइड द डेट, टाइम
एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि मीटिंग के डेट एंड टाइम या प्लेस कौन डिसाइड करता है? क्या कॉरपोरेशन करती है? क्या मेंबर्स करते हैं? तो नहीं, इसका डिसीजन चेयरमैन के द्वारा लिया जाता है। एटलीस्ट 21 डेज नोटिस इज गिवन टू मेंबर्स। मेंबर्स को 21 दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है। एजेंडा एंड नोट्स, यानी किस पॉइंट पर मीटिंग होने हैं उसके एजेंडा एंड नोट्स आर सेंट विथ और आफ्टर द नोटिस, यानी नोटिस के साथ या नोटिस के बाद उन्हें एजेंडा और नोट्स शेयर करने होते हैं। नेक्स्ट है, इमरजेंसी मीटिंग्स रिक्वायर रीजनेबल नोटिस। यदि इमरजेंसी में कोई मीटिंग बुलाई जाती है उसके लिए रीजनेबल नोटिस देने आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, एजेंडा के रेस्ट्रिक्शंस। एजेंडा जो बनाए जाएंगे उसमें रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है? ओनली लिस्टेड बिजनेस शैल बी डिस्कस्ड, यानी जो प्रावधान पहले से दिए गए हैं, जो मोटो ईएसआईसी का है, उसके लिस्टेड बिजनेस ही यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। यदि कोई न्यू आइटम डिस्कस किए जाते हैं तो उसका अप्रूवल चेयरमैन से लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है रूल 9। रूल 9 कहता है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, यानी मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा? तो जनरली नॉर्मल कंडीशन में हम देखते हैं कि चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग, यानी जो चेयरमैन होते हैं वही मीटिंग को डील करते हैं। नेक्स्ट है इन हिज एब्सेंस, उनके एब्सेंस में क्या होगा? तो चेयरमैन के एब्सेंस में वाइस चेयरमैन मीटिंग को लीड करेंगे। यदि दोनों एब्सेंट है, यानी बोथ आर एब्सेंट, इस कंडीशन में मेंबर्स इलेक्टेड प्रिजाइडिंग मेंबर, यानी उसके मेंबर्स जो होंगे उसी में से इलेक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट है रूल 10। रूल 10 कोरम की बात करता है। मीटिंग के लिए कोरम क्या होंगे? यह एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि कॉरपोरेशन के लिए, स्टैंडिंग कमेटी के लिए, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के लिए मिनिमम कोरम कितने होते हैं? तो कॉरपोरेशन के लिए 15, स्टैंडिंग कमेटी 5 मेंबर्स, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल 7 मेंबर्स। आपके एग्जाम में पूछा गया था मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के बारे में। आगे उम्मीद है कॉरपोरेशन या फिर स्टैंडिंग कमेटी आपसे जरूर पूछे जाएंगे कोरम के नंबर। नेक्स्ट है इफ कोरम नॉट मेट, इस कंडीशन में क्या होगा? चेयरमैन में एडजर्न द मीटिंग मैक्सिमम 7 डेज, यानी मैक्सिमम 7 डेज के लिए चेयरमैन मीटिंग को एडजर्न कर सकते हैं, यानी स्थगित कर सकते हैं। अब क्या होगा? एडजर्न मीटिंग कैन प्रोसीड रिगार्डलेस ऑफ अटेंडेंस, बाद में उसे आगे मीटिंग को प्रोसेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है रूल 11, नियम 11। नियम 11 क्या है? कार्यवाही का निपटान, यानी डिस्पोजल ऑफ बिजनेस। कार्य का विचार क्या कहता है? कोई भी कार्य जो विचारणीय हो उसे बैठक में ही विचार किया जाएगा, यानी जो सिटिंग होगी, मीटिंग्स होंगे, उसमें किसी मैटर का डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट है अध्यक्ष का निर्णय। अध्यक्ष क्या करेगा? आवश्यकता अनुसार सभी सदस्य से राय लेने के लिए, यानी उनके ओपिनियन के लिए दस्तावेज भेज सकते हैं। यदि 2/3 सदस्य, यहाँ 2/3 सदस्य यदि समर्थन करते हैं तो निर्णय वैध माना जाएगा, अन्यथा यह प्रश्न बुलाई गई बैठक में विचार किया जाएगा, यानी नेक्स्ट मीटिंग में फिर से विचार किया जाएगा। नेक्स्ट है नियम 12, रूल 12। यह बैठकों की कार्यवाही, इसमें है कार्यवाही का वितरण, यानी मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रत्येक बैठक की कार्यवाही जिसमें उपस्थित सदस्यों के नाम शामिल हो, सभी सदस्यों और केंद्रीय सरकार को बैठक के 4 सप्ताह के भीतर भेजी जाती है। यहाँ इंपॉर्टेंट है 4 वीक टाइम पीरियड, यानी मीटिंग के 4 वीक के भीतर यह मिनट्स सर्कुलेट किए जाएंगे। किसके किसके बीच? तो सभी सदस्यों के बीच और साथ ही केंद्र सरकार के बीच। केंद्र सरकार को भी यह मिनट्स सर्कुलेट किए जाएंगे। अब उनकी पुष्टि, मिनट्स की पुष्टि कैसे होती है? प्रत्येक बैठक के मिनट्स को अगले बैठक में आवश्यक संशोधनों के साथ पुष्ट किया जाता है। यह था हमारा रूल 12। नेक्स्ट है रूल 13, नियम 13, मिनट्स बुक के बारे में बताता है। मिनट्स बुक यानी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होंगे उनका रिकॉर्ड कीपिंग। अलग मिनट्स बुक, प्रत्येक बैठक के मिनट्स बुक अलग बुक में रखे जाते हैं
और अध्यक्ष द्वारा पुष्टि के बाद साइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार को भेजना। पुष्टि के बाद मिनट्स को केंद्र सरकार को 15 दिनों के भीतर भेजा जाता है। जब बैठक होती है उसके 4 हफ्ते 4 वीक बाद तक केंद्र सरकार को भेजना होता है, और जब मिनट्स कंफर्म हो जाते हैं यानी पुष्टि कर दी जाती है, अध्यक्ष द्वारा साइन कर दिए जाते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार को 15 दिन के अंदर विद इन 15 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है सदस्यों द्वारा निरीक्षण। इंस्पेक्शन भी किया जाएगा मेंबर के द्वारा। निगम के सदस्य कार्यालय घंटों में यानी वर्किंग आवर्स में मिनट्स बुक का निरीक्षण मुफ्त में कर सकते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा लाभ परिषद का मिनट्स यानी एमबीसी। एमबीसी के मिनट्स की कंडीशन में भी सेम है, वहां भी वर्किंग आवर्स में यानी कार्यालय के घंटों में निगम के कार्यालय में अपना मिनट्स बुक निरीक्षण कर सकते हैं। ये था हमारा रूल 13 मिनट्स बुक से रिलेटेड। नेक्स्ट और लास्ट है इस चैप्टर का रूल 14 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एमबीसी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। इसके पावर और ड्यूटीज है इसमें। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के पावर्स एंड ड्यूटी के प्रावधान किस में है, तो रूल 14 में है। पहला क्या है, पहला ड्यूटी जिनके है एडवाइस कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन को एडवाइस करना। दूसरा रिकमेंडेशन यानी अपना रिकमेंडेशन देना। तो एडवाइस में क्या है सेटिंग अप एंड फंक्शन ऑफ रीजनल एंड लोकल काउंसिल, यानी रीजनल काउंसिल और लोकल काउंसिल इनके फंक्शन और सेटिंग अप के लिए एडवाइस करना कॉरपोरेशन को। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन किस चीज़ का, तो मेडिकल बेनिफिट्स का, स्टाफ का, इक्विपमेंट एट इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट मेडिकल फॉर्मुलेटरी एंड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर, हेल्थ वेलफेयर मेजर्स फॉर आईपीज। इन सारे मुद्दों पर अपने रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और लास्ट है एडवाइस ऑन कंडक्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अंडर द एक्ट। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके कंडक्ट के बारे में एडवाइस देना। तो ये था हमारा चैप्टर 2, यहाँ खत्म होता है। फिर मिलेंगे आपसे हम अगले चैप्टर में। थैंक यू।